हम लोग बात करने वाले थे एफआईआर पे, अन्वेषण का प्रारंभ। यह अन्वेषण का प्रारंभ कैसे होगा? एफआईआर के रिकॉर्ड होने। तो एफआईआर इसके नाम से ही स्पष्ट है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन के कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं। ये नहीं कि किसी घटना के घटित होने के संबंध में कोई भी सूचना का स्थान ग्रहण कर ले। कानून में इसी बात का बड़ा महत्व है कि शब्द अपने में जो कुछ कहता है वो सब कुछ होना ही चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि वो फैक्ट सिचुएशन है। जब ये कहा गया कि ये प्रथम सूचना है अपराध के बारे में, कहां रिकॉर्ड होगी, कैसे रिकॉर्ड होगी, इसका साक्षिक मूल्य क्या है, इसे कितना करेक्ट होना चाहिए, किन अपराधों के संबंध में किस प्रकार रिकॉर्ड की जाएगी, ये सब बातें दीगर है मीनिंग देयर बाय। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टूड कि इट इज द इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड ऑफ अफेयर्स। तो इंफॉर्मेशन इसके कुछ इंग्रेडिएंट आपको इंफॉर्म किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि जिस तथ्य की भी आपको सूचना दी गई, उस तथ्य के बारे में इतनी सूचना दी गई कि आप उस तथ्य के सत्य स्वरूप का पता लगा पाने में समर्थ हो सकते थे। अगर आपको किसी तथ्य के अस्तित्व में होने के बारे में सूचित तो किया गया, लेकिन सूचना इतने विस्तार से नहीं दी गई कि वो तथ्य वाकई मौजूद है, ये आपके दिमाग में आ पाए, तो ये कहा जाता है कि तथ्य की विद्यमानता के संबंध में हमने अफवाह सुनी है। अब ये अफवाह सच भी हो सकती है और ये अफवाह झूठ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी कोई अफवाह, कोई भी र्यूमर ये इंफॉर्मेशन का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन इसका महत्व है, इसकी एविडेंटरी वैल्यू है, इसका साक्षिक महत्व है। इससे यह तय होता है कि अभियुक्त के द्वारा ही अपराध किया गया और उसी प्रकार किया गया जिस प्रकार से वर्णित किया गया, या फिर अभियुक्त के विरुद्ध सोच समझकर अभियोग लगाया गया है। यानी अभियोग की सत्यता और अभियोग की असत्यता, इस पर एफआईआर के शब्द प्रभाव डालते हैं, इस पर प्रभाव डालते हैं मीनिंग देयर बाय। जो अभियोग के संबंध में निर्णायक प्राधिकारी है, वो जिस समय अभियोग के संबंध में निर्णय लेता है, उस समय उसका निर्णय एफआईआर से प्रभावित होता है। अगर एफआईआर के दर्ज होने में अनड्यू डिले है, अनड्यू डिले यानी डिले का कोई कारण नजर नहीं आता, तो फिर यह माना जाएगा कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सोच समझकर लगाए गए। और जब सोच समझकर लगाए गए तो ये लगाए गए आरोप झूठ भी हो सकते हैं, और अगर संदेह भी पैदा हुआ तो उसका लाभ किसे जाएगा? अभियुक्त को, क्योंकि क्रिमिनल लायबिलिटी आपको कैसे साबित करनी है? युक्त संदेहों के परे। हो सकता है कि अभियुक्त की दोषिता को साबित करने लायक साक्ष्य मिल रहा हो, लेकिन इतना ना मिल रहा हो कि युक्त संदेह के परे साक्ष्य मिला है यह कहा जाए। यानी कोई शक नहीं बचता कि आपने ही ऐसा किया है। जब तक यह पोजीशन नहीं होगी तब तक क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। इसलिए एफआईआर अगर डिले है, अगर एफआईआर विलंब से लिखाई गई है, तो विलंब का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। तो अगर अपराध की अभिकथित घटना जिस समय पर घटी, उससे जितने समय बाद एफआईआर का दर्ज होना बताया जाता है, यह समय इतना ज्यादा है
कि यह नहीं माना जा सकता कि उतना समय घटना स्थल से पुलिस स्टेशन तक जाने में लगा होगा, तो फिर आपको यह बताना पड़ेगा कि ये जो विलंब है एफआईआर के होने में, ये आखिर क्यों है। और अगर आप सेटिस्फैक्टरली इस विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए तो फिर इसका लाभ अभियुक्त को जाएगा। यद्यपि केवल इसी आधार पे अभियुक्त छूट जाए ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये एक कमी है जो आपके अभियोग की असत्यता को प्रदर्शित करने में बचाव पक्ष का सहयोग करेगी। यद्यपि अगर एफआईआर विलंब से भी है तो भी एफआईआर का नेचर ठीक है। क्यों, क्या हम लोगों ने पढ़ा था, कहा एविडेंस एक्ट में कि कुछ घटनाओं का जुडिशियल नोटिस होगा, यानी उनका सबूत नहीं देना है। और वे तथ्य ऐसे हैं कि उनकी विद्यमानता सभी को पता रहती है, और जब सभी को पता रहती तो इस सभी शब्द में न्यायाधीश भी आते हैं। न्यायाधीश भी इसी समाज के व्यक्ति हैं, वे सामाजिक घटनाओं से अपरिचित नहीं है। इसलिए जिन तथ्यों का जुडिशियल नोटिस होगा उनके बारे में क्या कहा, उनके बारे में कहा कि घटनाओं के घटने का जो स्वाभाविक अनुक्रम है, जिस प्रकार से घटनाएं घटती हैं समाज में, यह माना जाएगा कि घटनाओं के घटने का वह अनुक्रम न्यायाधीश को मालूम है, उसका कोई सबूत देने की जरूरत नहीं होती। और जहां तक हम समझ पाते हैं कि संभवतः जुडिशियरी के एग्जाम में जो जीएस का पेपर लेते हैं वो शायद इसीलिए लेते होंगे कि ये जान पाएं कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के तथ्यों से कितना कनेक्ट करते हैं, ताकि आपकी इस क्षमता का आकलन हो पाए कि आप बीइंग ए जुडिशियल अफसर क्या ठीक प्रकार से जुडिशियल नोटिस ले भी पाएंगे या नहीं। जहां तक हमें ऐसा लगता है, हम ये नहीं कह रहे कि यही कारण होगा, लेकिन यह कारण भी हो सकता है। तो जब जुडिशियल नोटिस लिया जाता है, तो जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस है, उनमें अगर एफआईआर डिले भी है तो उच्चतम न्यायालय तक का मत है कि इसमें 2 साल का डिले, साल भर का डिले, ये भी फैटल नहीं होगा। आपने देखा था एक आंदोलन चला था मी टू, ये पश्चिमी दुनिया से शुरू हुआ आंदोलन था, और इस आंदोलन की चपेट में भारत सरकार के मंत्री एमजे अकबर वो भी आए थे, मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री थे, इस्तीफा ले लिया। क्यों, कहना यह था कि जब ये वो जर्नलिस्ट थे, वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, और पत्रकारिता की दुनिया हो, फिल्म की दुनिया हो, यहां तो शोषण के अलावा कुछ है ही नहीं। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, न मेरा आशय आरोप लगाने का है, लेकिन फैक्ट यही है कि चांस देने के नाम पर, ठीक है, आगे बढ़ाने के नाम पर किस किस प्रकार का शोषण नहीं होता, ये सिर्फ जो झेलता है वही जान सकता है। तो ये मी टू आंदोलन चला था पश्चिम से, और इसमें क्या बताया गया था, बचपन में, वर्षों पहले अगर किसी के साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया तो उसने सामने आकर मीडिया में और अभिव्यक्ति के प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रखी थी, फिर मुकदमे चले। क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिमिनल ऑफेंसेस में जो लिमिटेशन है वो केवल वहीं तक है जहां तक सजा 3 वर्ष हो, उसके बाद मर्यादा का कोई मतलब नहीं है, लिमिटेशन का कोई मतलब नहीं। 1 युग के बाद भी पता लगेगा कि आपने हत्या की तो हत्या के लिए आप पर मुकदमा चलेगा। अपने यहां हमारी कोर्ट में एक मुकदमा चला था जिसमें लेडी के साथ रेप हुआ, रेप के परिणाम स्वरूप वो प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी से बेबी डिलीवर हुआ, बेबी डिलीवर होने के बाद घर वालों ने छिपाया, उसकी शादी कर दी, और उसकी शादी करने के बाद पति को किसी ढंग से ये बात पता लग गई, बच्चे को अडॉप्ट कर लिया किसी ने,
और बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद उसके पति को पता लगा 18-19 साल का बेटा हो गया, पति ने छोड़ दिया। पति ने छोड़ देने के बाद वो बेटा उससे मिला आकर और फिर एफआईआर हुई। थाना सदर बाजार की घटना है, थाना सदर बाजार की घटना है और उसमें प्रोसिक्यूशन हम ही ने कंडक्ट किया, सजा हुई है। ठीक है, मोहम्मद नकी ये नाम था उस व्यक्ति का जिसने ऐसा किया था। तो अपराध के मामलों में जहां सजाएं इससे अधिक 3 वर्ष है, तो वहां यह नहीं देखा जाएगा कि कितने समय बाद ट्रायल हो रहा है या इंफॉर्मेशन दी गई। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस जहां इन्वॉल्व है वहां विलंब का कोई मतलब नहीं। वहां विलंब से एफआईआर दर्ज कराई गई तो भी, क्योंकि इनमें होता क्या है, वो विक्टिम जरूर होती है लेडी, लेकिन फिर भी एक सामाजिक जो प्रतिष्ठा है और एक डिग्निटी है ये उसमें इन्वॉल्व होती है और लोग जल्दी जल्दी हिम्मत नहीं करते, ठीक है, एफआईआर लिखाने की। तो अगर विलंब का उचित स्पष्टीकरण मौजूद है तब तो कोई बात नहीं। ये चलिए, व्यक्ति के गोली लगी तो आदमी पहले इलाज कराएगा या पहले एफआईआर कराए? तो अगर विलंब है तब कोई दिक्कत नहीं, यानी विलंब का रीजनेबल एक्सप्लेनेशन मौजूद है तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विलंब का कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ही नहीं, क्यों एफआईआर लेट दर्ज है? तो फिर यह चीज प्रोसिक्यूशन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए अगर एफआईआर डिले है तो प्रोसिक्यूशन को बताना होगा कि डिले क्यों है, और डिले क्यों है इसका स्पष्टीकरण देने के लिए प्रोसिक्यूशन यह भी बता सकता है कि जो इंफॉर्मेशन उसे पहली बार मिली थी, यानी इंफॉर्मेशन पहली बार किसे मिलेगी? एसएचओ को। एसएचओ को क्यों मिलेगी अभी देखेंगे सेक्शन। ये एसएचओ की ड्यूटी है कि उसे जब कॉग्निजेबल ऑफेंस इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो राइट डाउन करेगा। कहां राइट डाउन करेगा लिखा है, लेकिन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच मस्ट बी बियर बाय, ठीक है, एसएचओ। तो एसएचओ इसी को इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो प्रोसिक्यूशन अगर एफआईआर के विलंब से दर्ज होने का स्पष्टीकरण दे रहा है तो एक स्पष्टीकरण यह भी हो सकता है कि पहली बार संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में जो कुछ बताया गया था उसे सूचना कही नहीं सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन इसके भी कुछ इंग्रेडिएंट है। जब तक इतना सुनिश्चित ढंग से कुछ न बताया जाए कि संभावित तथ्यों के बारे में एक क्लियर कट अनुमान लग सके, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि सूचना दी गई। यह इशू गुजरात में उठा, हुआ क्या, यह सच्चों को बताया गया कि भाई अमुक स्थान पर हमें ऐसा लगा कि एक व्यक्ति किसी को मार रहा है। अब सवाल यह है कि इतना सुनिश्चित कुछ नहीं है कि वहां क्या हो रहा है उसके बारे में सच्चों कोई अनुमान लगा पाए, तो इसे एफआईआर नहीं मानेंगे। अब एसएचओ उस स्थान पर पहुंचा जिस स्थान पर कुछ होना बताया गया, अब उसे वहां संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना मिल रही है, तो अब आकर वो उसे दर्ज करेगा। अब अगर यह कहा जाए कि वो जो इंफॉर्मेशन पहली बार उसे दी गई थी वो एफआईआर, तो विलंब आ गया, तो विलंब आ गया ना। कायदे में एसएचओ को उसे दर्ज करना चाहिए था। और अगर ये माने कि इंफॉर्मेशन के ही अपने कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, तो ये जो पहली बार में एसएचओ को बताया गया था ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ये सिर्फ एक र्यूमर है, ये सिर्फ एक अफवाह है। और र्यूमर को दर्ज करने का कोई विधायी कर्तव्य ये कम से कम एसएचओ का नहीं है।
क्योंकि लिखा क्या है, लिखा है 173 संज्ञेय मामलों में इत्तिला, संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, तो उसे जो इत्तिला मिलनी चाहिए ये सचो को, वो पहली चीज इत्तिला होनी चाहिए। अगर वो इत्तिला ही नहीं कही जा सकती है, अगर वो इत्तिला है ही नहीं, बस कुछ उसे बता दिया गया, उसे इत्तिला कह ही नहीं सकते। जैसे आपसे पूछते हैं कई बार कि क्या ऐसा है, अब हम क्लियर तो नहीं कह सकते, शायद होना ही चाहिए, इस टाइप की कोई बात है तो इसे इत्तिला तो नहीं कह सकते। ठीक है, इत्तिला अपने में कुछ बताती है। हाँ ये ठीक है, इत्तिला से पहले रीजनेबल शब्द नहीं लगे हैं। ठीक है, संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, ये शब्द लिखे हैं। ये नहीं लिखा है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित युक्ति संगत इत्तिला, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित इत्तिला ये एसएचओ को मिल रही है, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द एसएचओ कि वो उसे राइट डाउन करे। क्या कहता है, कहता संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकेगी। यानी जो इत्तिला है उसे देने का तरीका ये 173 सबसेक्शन 1 ये बता रहा है, और इसमें इन शब्दों की बढ़ोतरी ये की गई है। कौन सी, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है, इन शब्दों की बढ़ोतरी है। इससे पहले यह सेक्शन कौन सा था, 154, और 154 में जो लिखा था वो ये कि जबकि संज्ञेय अपराध को किए जाने की इत्तिला थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है, ये शब्द नहीं लिखे थे। न्यायालयों ने इन शब्दों के विस्तार पर विचार किया, और जब न्यायालयों ने इन शब्दों के विस्तार पर विचार किया तो उन्होंने पाया कि ये शब्द जो अब अभिव्यक्त कर दिए गए, अब यहां लिख दिया गया कि उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां आपराधिक घटना हुई है, अगर संज्ञेय अपराध करने की कोई इत्तिला किसी एसएचओ को मिली है, कैसे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या मौखिक रूप से, तो आगे जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक यह एसएचओ को इसे दर्ज करना होगा। ठीक है, सवाल यह है कि जब ये शब्द नहीं लिखे थे तब क्या ये स्थिति नहीं थी, क्योंकि इससे पहले ये शब्द नहीं लिखे हुए थे। 154 में सिर्फ इतना ही लिखा था कि जब कभी ये एसएचओ को संज्ञेय अपराध करने की इत्तिला दी जाती है तो एसएचओ उसे दर्ज करेगा। ये शब्द नहीं थे बस कि उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां आपराधिक घटना हुई है। अर्थात आज की स्थिति यह है कि अभिव्यक्त रूप से यह लिख दिया गया कि इस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले एसएचओ को अगर यह भी बताया जाए कि तमिलनाडु के एक गांव में संज्ञेय अपराध हुआ है, तो इस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले एसएचओ का वर्तमान में यह विधिक कर्तव्य है कि वो उस इत्तिला को दर्ज करे। आगे क्या करेगा इस इत्तिला के संबंध में यह तब तय होगा जब 156 हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि इस इत्तिला के संबंध में वो क्या करेगा जो उसने तमिलनाडु के गांव में हुए संज्ञेय अपराध के संबंध में दर्ज किए। लेकिन फिलहाल बात इतनी है कि अब अभिव्यक्त रूप से लिख दिया गया 173 में कि दर्ज उसे करना होगा। यह अभिव्यक्त लिख दिया गया। अब जब अभिव्यक्त रूप से लिखा गया तो आज तो दर्ज करेगा, लेकिन जब यह संशोधन नहीं था, जब सीआरपीसी चल रही थी, ये बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये लागू नहीं थी, तब क्या ये एसएचओ का ये कर्तव्य नहीं था? तो ये माना गया है, न्यायालयों ने ये कहा है कि 154 में ये लिखा है कि जब कभी
एसएचओ को संज्ञेय अपराध करने की सूचना मिल रही है तो वो उसे दर्ज करेगा। इसका मतलब ये है कि संज्ञेय अपराध करने की सूचना इसे मिलने पर दर्ज करना आपका विधिक कर्तव्य है। वो संज्ञेय अपराध कहां घटित हुआ, इससे क्या मतलब है? आपकी जो लीगल ड्यूटी है वो क्या है कि आपको संज्ञेय अपराध करने की सूचना मिली, यू हैव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड ऑफ द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो आपको दर्ज करना है। यानी जो पूर्व की स्थिति थी और जो वर्तमान स्थिति है इसमें कोई अंतर नहीं है। प्रभाव के दृष्टिकोण से केवल फर्क इतना है कि पहले वो चीज विविक्षित थी, इंप्लाइड थी, और अब ये चीज अभिव्यक्त हो गई। सिर्फ इतना। जैसे आप जब सुन्नत पढ़ते हैं, ठीक है, जब शरीयत की बात चलती है, मुस्लिम लॉ की, तो वो भी शरीयत का भाग माना जाएगा। जो हजरत मोहम्मद के सामने किया गया और उन्होंने ना कहा और ना हाँ कहा, वो भी शरीयत का भाग है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ हो रहा था उससे असहमति व्यक्त नहीं की, और जो असहमति व्यक्त नहीं की इसका मतलब वो सूत्र लागू होगा जो कहता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन स्वीकृति का लक्षण है। या तो असहमति व्यक्त करते हैं, असहमति तो व्यक्त की नहीं गई और सब कुछ उनके सामने हुआ, और जब सब कुछ उनके सामने हुआ तो इंप्लाइडली ये माना जाएगा कि वो जो कुछ हुआ उससे सहमत थे। यही स्थिति प्रेसिडेंशियल पावर के उपयोग के संबंध में है। प्रेसिडेंट ने कुछ किया, मंत्रिमंडल ने कोई आपत्ति की नहीं, न रेजिग्नेशन दिया और न राष्ट्रपति को हटाने की कार्यवाही शुरू की। तो ये क्यों ना माना जाए कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के कृत्य से सहमत है? क्यों ना माने? अब मंत्रिमंडल ये कहे कि हम तो असहमत थे, ये काम तो राष्ट्रपति ने अपने मन से कर दिया, तो ये क्यों मान लिया जाए? आपके पास ताकत थी, आपके पास विकल्प थे, और आपने उन विकल्पों पर काम नहीं किया, तो फिर हम ये क्यों माने कि आपने कोई ऑब्जेक्शन किए गए कृत्य के प्रति किया था? यह हम माने क्यों लें? इसीलिए इस भावना को क्लियर करने के दृष्टिकोण से ही 74 सबसेक्शन 2 में लिख दिया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी थी या नहीं दी थी, इस प्रश्न से किसी भी न्यायालय को कोई लेना देना होगा ही नहीं, और कोई न्यायालय इस तथ्य की जांच भी नहीं करेगा। खुलेआम हुआ ना सब कुछ, तो फिर ये माना जाएगा आपकी सहमति थी। और यही हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ ये कहने की बात है कि भारत के संविधान के इतने संशोधन हुए, इनफैक्ट कोई संशोधन नहीं हुआ। दिखते हैं संशोधन, लेकिन इनफैक्ट जो कुछ संशोधनों के माध्यम से आया वो पहले से ही मौजूद था। पहले वो विविक्षित था, अब अभिव्यक्त हुआ। वैसे यहां है, पहले लिखा था एसएचओ, उसे संज्ञेय अपराध करने की इत्तला मिल रही, वो थाने के रजिस्टरों में उसे दर्ज करेगा। तो पहले भी तो बात यही थी कि थाने के रजिस्टर में उसे उस प्रत्येक इत्तला को दर्ज करना है जो इत्तला संज्ञेय अपराध के संबंध में है और उसे दी गई है, और वो इत्तला होने के लिए आवश्यक तथ्यों को अपने में समाहित करती है, क्योंकि प्रत्येक इत्तला को इत्तला माना भी नहीं जा सकता। तो पहले भी तो स्थिति यही थी,
स्थान का जिक्र था ही नहीं। यानी अगर तमिलनाडु के गांव में होने वाले संज्ञेय अपराध की सूचना यहां दी जाती तो भी दर्ज होती, और अब यह बात क्लियर कर दी गई, बस इतना ही फर्क आया है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं आया। तो सेक्शन बिल्कुल एज सच वैसा ही है जैसा पहले था, बस केवल इतना अंतर हुआ कि पहले जो विवक्षित था अब अभिव्यक्त है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों, ये शब्द भी शायद सीआरपीसी में पहले नहीं थे, ये नए आ गए, तो वो समय के साथ हुआ बदलाव है, तो इसलिए बदलाव कोई हुआ सेक्शन में ये हम मानने को तैयार नहीं है। समय के साथ जो बदलाव होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा तो ये बदलाव होने ही चाहिए, तो वो बदलाव हुए हैं। और उन्होंने कहा कि मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी, और यदि मौखिक रूप से दी गई तो उसके द्वारा, किसके द्वारा, उसके शब्द किसके लिए आया, यह सचो के लिए, यह सचो के लिए शब्द है। व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये क्या है, प्रोनाउन। क्यों, यह सचो के जगह पर यह सचो को डिनोट करने के लिए इसका उपयोग हुआ, इसलिए क्या कहा उसने, उसके द्वारा। अब हमेशा यह सचो ये अवेलेबल हो, या यह सचो इतना फ्री हो कि खुद करे सारे काम, यह भी जरूरी नहीं, इसलिए उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी। अगर मौखिक दी गई है तो लेखबद्ध की जाएगी, या तो यह सचो के डायरेक्शन पर, और या एसएचओ द्वारा स्वयं। इसीलिए आप जब देखेंगे एफआईआर लेखक, वहां क्रॉस, जब एफआईआर लेखक एविडेंस में आता है तो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि वादी जब एफआईआर लिखने आया था तो तुमने एफआईआर किसके आदेश पर लिखी है, तो वो कहता है एसएचओ के आदेश पे। तो वो कहते देखो ये एप्लीकेशन है, यही एप्लीकेशन दी थी वादी ने तुमको, हाँ यही दी थी। वो कहता देखो इस पर एसएचओ का कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है कि इस तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, होता भी नहीं। तो फिर क्या छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, क्योंकि यह नहीं लिखा है कि एसएचओ के लिखित आदेश, ये नहीं लिखा है एसएचओ के निर्देश के अधीन या एसएचओ द्वारा स्वयं, ठीक है ना। मौखिक दी जाने की सूरत में, लिखित में भी यही स्थिति है, लेकिन मौखिक अगर है एफआईआर तो एसएचओ के द्वारा लिखी जाएगी या उसके निर्देश के अधीन लिखी जाएगी। लिखित ये निर्देश हो ऐसी अपेक्षा नहीं है, ठीक है। यद्यपि यहां मौखिक एफआईआर की बात हो रही है, अभी लिखित की बात नहीं हुई है, ठीक है ना, ये सही है। अच्छा, उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। लेजिस्लेचर एक भी शब्द का, ठीक है, निरर्थक उपयोग नहीं करती है, एक शब्द। यह भी सेक्शन में इसलिए नहीं होता कि वो उपयोगी ना हो, अगर उपयोग है तभी लिखेगी कुछ, अन्यथा नहीं लिखती। अगर उसने लिखा कि मौखिक सूचना दिए जाने की दशा में यह सचो स्वयं लिखवाएगा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध की जाएगी और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी, क्यों कहना चाहता है वो ये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एफआईआर ठीक वही लिखी गई जो उसने लिखाई। क्योंकि एफआईआर की जो एविडेंटरी वैल्यू है, एफआईआर का जो साक्षिक मूल्य है, वो अन्य कथनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। पुलिस के समक्ष जो अन्य कथन किए जाएंगे उनका जो साक्षिक मूल्य है उसके मुकाबले एफआईआर का जो साक्षिक मूल्य है ये बहुत ज्यादा है। ऐसे ही पुलिस के समक्ष
अन्वेषण के दौरान जितने भी कथन होंगे उनका जो साक्षिक मूल्य है, और अन्वेषण के दौरान जो 164, जो अब कितना हो गया 183, उसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष जो कथन किए जाएंगे उनका साक्षिक उपयोग और उनका साक्षिक मूल्य, ये उन कथनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है जो कथन अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी के समक्ष किए जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखेंगे, 164 या 183 के अंतर्गत किए गए कथन साक्ष्य नहीं हैं, यह हमेशा ध्यान रखेंगे। और हम कल भी ये बात बोले थे, और कल हमने जो प्रमाण दिए थे, तर्क दिए थे अपनी इस बात के समर्थन में, वो आज फिर दोहरा रहे हैं कि साक्ष्य हमेशा न्यायालय के समक्ष होगा और विचारण के दौरान होगा। अगर 164 या 183 इसके अंतर्गत रिकॉर्ड हुए स्टेटमेंट्स को हम न्यायालय में हुए कथन मान भी लें, तो भी स्थिति क्या है कि ये विचारण के दौरान नहीं हुए, ये अन्वेषण के दौरान हुए, और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित नहीं किए गए। ठीक है ना, विचारण न्यायालय द्वारा अभिकथित नहीं, विचारण न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड नहीं है। और जिस अपराध के संबंध में ये रिकॉर्ड हुए, जरूरी नहीं है उसके विचारण की अधिकारिता भी मजिस्ट्रेट को प्राप्त हो सकता है उसके विचारण की अधिकारिता ही मजिस्ट्रेट को न हो, और अक्सर तो नहीं ही होती है, अक्सर तो नहीं ही होती है। तो और एक बात और जो कल की बात में हम जोड़ना चाहेंगे, साक्ष्य अभियुक्त या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में होगा। साक्ष्य कैसे होगा? अभियुक्त या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में, और उस पर प्रतिपरीक्षा का अवसर यह अभियुक्त के अधिवक्ता को मिलेगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। ये सारी बातें अनुपस्थित हैं 164 या 183 के स्टेटमेंट के संबंध में। इसलिए आप ये बिल्कुल मान लें कि ये एविडेंस का भाग नहीं है, और आपके सहित अधिवक्ताओं तक का, क्योंकि हम तो रोज कचहरी बैठते हैं, 70 और 75% जो वर्ग है वो ये मानता है कि 164 ये साक्ष्य का भाग है। ये साक्ष्य का भाग नहीं है। 164 के स्टेटमेंट के आधार पर किसी को सजा नहीं होगी। केवल एक दशा है जिसमें हो भी सकती है, वो कब? जब बलात्कार की पीड़िता हो और बलात्कार के कृत्य के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाए। बलात्कार के कृत्य के परिणाम स्वरूप, जैसा निर्भया के साथ हुआ, बलात्कार के कारण उसकी मृत्यु होनी चाहिए। अगर उसकी मृत्यु हुई है तो नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, बलात्कार हुआ, उसके बाद 164 जिस डेट पर रिकॉर्ड हुआ, और जब विचारण के दौरान उसे बुलाने की स्थिति आई तब तक वो मर चुकी थी। कोई 164 साक्ष्य का भाग नहीं बनेगा। हां, बलात्कार के कारण ही उसकी मृत्यु हुई और 164 रिकॉर्ड हो गया। अब इस 164 को साक्ष्य के तौर पर पढ़ा जाएगा। अब इसको पढ़ा जाएगा क्योंकि उसकी मृत्यु बलात्कार के कारण ही हुई है। इट इज यू। आपको अपनी गलती से लाभ यह नहीं उठाने दिया जाएगा। लेकिन वो 164 पढ़ा जरूर जाएगा, लेकिन फिर भी अन्य साक्ष्य से अगर अभियुक्त निर्दोष साबित हो रहा होगा तो सिर्फ इस स्टेटमेंट के आधार पर वो दोषित हो जाए
ऐसा नहीं होगा। लेकिन अन्य साक्ष्य भी उसके खिलाफ मिल रहा है और ये पीड़िता का 164 भी रखा है और इसी के द्वारा किए गए बलात्कार के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। तो आपको अपनी ही गलती से लाभ नहीं लेने दिया जाएगा। आप ही ने जो किया उसी के कारण उसकी मौत हो गई। तो क्रॉस एग्जामिनेशन ये आपको फायदा दे सकता था, तो आपके अधिकारों में कटौती की जाएगी। ठीक है ना। तो एफआईआर 164 इसमें रिकॉर्ड हुए स्टेटमेंट, इनका महत्व ज्यादा है। विचारण के दौरान जब ट्रायल चलेगा तब एफआईआर का जो साक्ष्यिक मूल्य होगा वो अन्य कथनों का नहीं होगा। और जब एफआईआर का साक्ष्यिक मूल्य ज्यादा होगा, अर्थात एफआईआर में किए गए कथनों के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि ये की जा सकेगी, तभी तो हम कह रहे हैं। देखिए और समझ लें यहीं पर कि केवल एफआईआर में किए गए कथनों के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जाएगी। ठीक है ना। लेकिन एफआईआर में किए गए कथन अभियुक्त को दोषसिद्धि के रास्ते पर तेजी से धकेल देंगे। ठीक है ना। अन्य स्टेटमेंट जो अन्वेषण के दौरान साक्ष्यों के द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष किए जाएंगे, वे उतनी तेजी से अभियुक्त को दोषसिद्धि के रास्ते पर नहीं भेजेंगे। उन स्टेटमेंट की तुलना में एफआईआर में जो स्टेटमेंट होंगे वो अभियुक्त के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। जब हम एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू पर बात करना शुरू करेंगे, एफआईआर के साक्ष्यिक मूल्य पर बात करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि अभियुक्त के विरुद्ध जो कथन वादी ने एफआईआर में किए हैं वो अभियुक्त के पक्ष के लिए ज्यादा घातक साबित होने वाले हैं बनिस्बत उन कथनों के जो अभियुक्त के विरुद्ध साक्षियों ने अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारियों से किए हैं और जिनको पुलिस अधिकारी ने अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी और अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस रिकॉर्ड किया है। उन कथनों की अपेक्षा ये कथन ज्यादा घातक साबित होने वाले हैं। ठीक है ना। जो कथन वादी के द्वारा एफआईआर में किए जा रहे हैं, इनका साक्ष्यिक मूल्य अधिक है। इतना नहीं है कि इसी के आधार पर सजा हो जाए, इतना नहीं है। और इसी सिचुएशन को एक लाइन में व्यक्त किया जाता है कि एफआईआर इज नॉट ए सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बट द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। ठीक है। ये अन्वेषण में किए गए अन्य कथनों की अपेक्षा अधिक है इसकी। और ये आपसे एलएलबी में भी खूब पूछा जाता है कि एफआईआर तात्विक साक्ष्य का भाग नहीं है, किंतु अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने में एफआईआर की भूमिका पुलिस के समक्ष किए गए अन्य कथनों की अपेक्षा अधिक है। इस कथन को सिद्ध कीजिए। यह आपसे एलएलबी में खूब पूछा जाने वाला सवाल है और ये एपीओ, जुडिशरी, किसी का भी मेंस का एग्जाम होगा और प्रोसीजर इस पर लिखाया जा रहा होगा तो ये सवाल बनता ही है। इस पर विस्तार से बात करेंगे हम एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू पर। लेकिन मोटे में आप ये समझ लें कि चूंकि एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू ज्यादा है, अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने के लिए, यानी एफआईआर अभियुक्त की, ठीक है, अभियुक्त की तरफ से अगर हम संपूर्ण चीज को देखना शुरू करें तो एफआईआर अभियोजन के पास अधिक घातक हथियार है। ठीक है ना। ये अधिक घातक हथियार है। इससे अभियुक्त का जो नुकसान है ये ज्यादा हो जाएगा। और जब ये अभियुक्त के लिए अधिक घातक है तो इसे शुद्ध होना चाहिए। प्रक्रिया, हमने फिर कहा था, प्रक्रिया काहे के लिए बनती है?
प्रक्रिया चीजों को शुद्ध रखने के लिए बनाई जाती है। जो अभियुक्त है और जो वादी है, दोनों राज्य के नागरिक हैं, दोनों राज्य के नागरिक हैं। ठीक है ना। राज्य ऐसा नहीं है कि अभियुक्त हमारा दुश्मन है और वादी हमारा मित्र है, ऐसा नहीं है। दोनों राज्य के नागरिक हैं और दोनों को न्याय देना यह राज्य की संवैधानिक, ठीक है, जिम्मेदारी है। जिस जिम्मेदारी को राज्य ने कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका में गारंटीड किया है, दोनों को न्याय देना उसी का काम है। इसलिए वो प्रक्रिया ऐसे बनाएंगे कि दोनों पक्षों के साथ बिल्कुल न्याय हो। वादी अनपढ़ हो सकता है, तो हमने कहा मौखिक सूचना भी देगा। ठीक है, मौखिक सूचना भी देगा। खुद अगर पहुंचने की पोजीशन में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भी देगा, तो आप स्वयं रिकॉर्ड करेंगे, यह सचो महोदय, या अपने निर्देश के अधीन रिकॉर्ड कराएंगे। यहां तक वादी की, ठीक है, वादी के प्रति जो राज्य का दायित्व है उसका निर्वहन हो गया, और अब जो अभियुक्त के प्रति राज्य का दायित्व है उसका निर्वहन। ये एफआईआर शुद्ध रहे, ये दोनों के हक में है। क्योंकि यह भी हो सकता है कि एसएचओ जो कुछ उसके साथ हुआ वो कम करके दर्ज कर दे, यह भी संभव है। और यह भी संभव है कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो ज्यादा करके ठीक है दर्ज कर दे। और यह भी संभव है कि इस समय अगर दर्ज न करने की सुविधा इसे दे दी जाए तो बाद में ये वादी से साठ गांठ करके उसे सलाह देकर कुछ और उसमें बदलाव ऐसे करवा दे जो अभियुक्त के लिए घातक हो जाए। इसलिए क्या लिखा, जैसे ही मौखिक सूचना मिलेगी वैसे ही दर्ज करेंगे, जैसे ही मिलेगी वैसे ही दर्ज करेंगे, लिखित रूप में दर्ज करेंगे, पढ़कर सुनाएंगे ताकि इसकी शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके। और जैसे ही मिली वैसे ही दर्ज नहीं किया आपने तो फिर बताइए क्यों नहीं दर्ज की। यानी स्पष्टीकरण यह आपको देना होगा, क्योंकि अभियुक्त दुश्मन नहीं है, वो भी इसी राज्य का नागरिक है, उसके प्रति संवेदनशील क्रिमिनल लॉ को होना ही होगा। इसलिए ये सारी बातें लिखी। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से आप मौखिक दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से देते हैं, और अगर इस रूप में देते हैं तो एसएचओ का दायित्व होगा कि अपने निर्देश के अधीन या स्वयं दर्ज कराए। ठीक है, दर्ज कराने के बाद उसे पढ़कर सुनाए, और पढ़कर सुनाने के बाद और प्रत्येक ऐसी इत्तिला, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर, जिसने वो इत्तिला दी है उस पर उसके हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। यानी विधायिका जितना शुद्ध रखने का प्रयास कर सकती है उतना शुद्ध रख रही है। जब आप पढ़कर सुनाएंगे, अगर उसकी, ठीक है, दी गई सूचना के अनुरूप ये लिखा हुआ नहीं होगा तो हस्ताक्षर नहीं बनाएगा, ठीक है ना। और हस्ताक्षर नहीं बनाएगा तो फिर एफआईआर दर्ज हुई ये कहा ही नहीं जा सकेगा, ठीक है। और लिख तो ली गई, अगर आप काटेंगे, ठीक है, तो कटिंग दिखाई देगी, ये पूछा जाएगा कि भैया ये कटिंग क्यों है, ठीक है। तो अब एसएचओ के पास एक ही विकल्प बचता है कि वो उसी को दर्ज करे जो उसने बताया, इसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। यद्यपि जो व्यवहारिक अनुभव है वो इसके विपरीत है, लेकिन वही बात है कि हम कानून को उतना ही शुद्ध बना सकते हैं जितना बना सकते हैं। भाई हम जितना काम कर सकते हैं उतना ही तो करेंगे, इससे ज्यादा शुद्धता सुनिश्चित करने का प्रयत्न हो ही नहीं सकता। जितना हो सकता है उतना विधायिका ने कर दिया।
कि चाहे लिखित रूप में दो और चाहे मौखिक दो। अगर संज्ञेय अपराध के दर्ज होने के संज्ञेय अपराध के संबंध में तो एसएचओ ये भी नहीं देखेगा कि संज्ञेय अपराध कहां घटित हुआ। हालांकि वो लिखेंगे अभी भी नहीं, अभी चले जाओ थाने और बताओ साहब दिल्ली में ये हुआ, तो वो कहेंगे तो दिल्ली जाओ, हमारे पास क्या चले आए, कहेंगे वो यही। लेकिन अगर आप अड़ जाएंगे तो उन्हें लिखना पड़ेगा। और ये पहले भी होता रहा और अब भी होगा, अब भी होगा। पहले ये न्यायालय द्वारा व्याख्या के आधार पर जो व्याख्याएं दी गई उसके आधार पर हो रहा था, और अब अभिव्यक्त प्रावधान आ गया। आसाराम के खिलाफ एफआईआर दिल्ली में हुई थी और अपराध कहां हुआ था? गुजरात में। उस समय क्या चल रहा था? सीआरपीसी। उस समय बीएनएसएस नहीं आई थी। लेकिन 154 में जो शब्द लिखे थे कि अगर एसएचओ को संज्ञेय अपराध के करने के संबंध में इत्तला दी जाएगी तो वो राइट डाउन करेगा, तब ये शब्द म्यूट थे कि संज्ञेय अपराध के होने के संबंध में जो सूचना दी गई वो संज्ञेय अपराध कहां हुआ इससे एसएचओ मतलब नहीं रखेगा। ये शब्द इंप्लाइड थे। अब इन शब्दों को अभिव्यक्त ये कर दिया गया। तो एफआईआर ये क्या होगी? पहली इत्तिला। लेकिन अगर जो कुछ दिया गया वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि उसे इत्तिला कहा जा सके, तो जो सेकंड सूचना अपराध के होने के संबंध में मिलेगी जिसे इनफैक्ट इत्तिला कहा जा सकेगा, फिर एफआईआर वो होगी। और अगर मान लीजिए इत्तिला एसएचओ को दी गई और उसने दर्ज ही नहीं की और सारी विवेचना कर डाली, सारी विवेचना कर डाली, यानी विवेचना में क्या करेगा? वो स्पॉट पर जाएगा। कल बताया आपको, अन्वेषण में क्या करेगा? स्पॉट पर जाएगा, अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेगा, अपराध किसने किया पता चलाने का प्रयत्न करेगा, साक्ष्य के संकलन की कार्यवाही करेगा। और साक्ष्य के संकलन में क्या क्या शामिल है? सर्च एंड सीजर, साक्षियों के कथनों को रिकॉर्ड करना, ये सारे काम करेगा वो अन्वेषण में। नियम यह भी है 172 में कि वो जैसे जैसे अन्वेषण में काम करेगा वैसे वैसे अभियोग की दैनंदिनी यानी केस डायरी ये बनाएगा और उसमें सब कुछ लिखेगा। लेकिन ये तो एसएचओ के लिए है, मान लो ना लिखे, ठीक है, तो फिर माना क्या जाएगा? जो पहली सूचना उसे मिली वो उसने अगर नहीं लिखी और ऐसे ही प्लेस ऑफ अकरेंस पर पहुंच गया और वहां उसे साक्षियों ने जो बताया उसे उसने एफआईआर के तौर पर दर्ज कर दिया, तो भले ही उसने साक्षियों के कथनों को एफआईआर के तौर पर दर्ज किया हो, लेकिन एफआईआर वही है जो कानून बताता है। और कानून कौन सी चीज को एफआईआर बताता है? जो सबसे पहली सूचना उसे मिली थी, भले ही उसने दर्ज नहीं की। लेकिन इस मामले में अगर यह साबित किया जाता है कि ये जो विलंब दिखता है ये इस वजह से दिखता है कि इन एसएचओ महोदय को सूचना हमने प्रॉपर टाइम पर दी थी, इनने लिखी ही नहीं, ये फौरन प्लेस ऑफ अकरेंस पर पहुंच गए और प्लेस ऑफ अकरेंस पर साक्षियों को ढूंढने में इन्हें समय लगा। इन्होंने साक्षी ढूंढे और साक्षियों में से किसी एक के कथन को एफआईआर के तौर पर दर्ज कर दिया, तो विलंब होगा ही होगा। अगर यह साबित किया जाता है तो फिर गलती एसएचओ की है, क्योंकि विलंब का पर्याप्त स्पष्टीकरण आ गया और एफआईआर वही थी जो एसएचओ ने दर्ज नहीं की। लेकिन एसएचओ को जो बताया गया वो इत्तिला की सूरत में ही नहीं था, उसे इत्तिला कहा ही नहीं जा सकता, उसे तो अफवाह कहना ज्यादा ठीक होगा। अब एसएचओ मौके पर पहुंचा, अब उसे जो पता लगेगा उसे वो लौट कर दर्ज करे। अब एफआईआर यही है। इसलिए कानून में किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए वो चीज नहीं मान लिया जाता कि वो चीज उस रूप में अभिव्यक्त की गई है जिस रूप में उस प्रकार की चीजें अभिव्यक्त की जाती हैं।
यानी कोई एफआईआर के प्रारूप में हमारे सामने रखी है, हम सिर्फ इसलिए उसे एफआईआर नहीं मान लेंगे, ठीक है ना। हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, क्या बजे मिली थी आपको सूचना, किसने दी थी, क्या लिखा था तुमने, ये सारी टेस्टिंग होगी, उसके बाद वो एफआईआर है ऐसा माना जाएगा। और एफआईआर हमेशा समय में पहली सूचना जो संज्ञेय अपराध के होने के संबंध में एसएचओ को मिली है उसे कहा जाएगा। और ये महत्व की बात क्यों है, क्योंकि पहली बार आपने अभियुक्त का नाम, घटने का स्थान, घटने का तरीका, घटने का समय, उससे पीड़ित व्यक्ति, मौके पर मौजूद लोगों की सूचना, ये सारी चीजें पुलिस ऑफिसर को दी। ये महत्व की बात है। इससे तय होता है कि जब आप विचारण में साक्षी के तौर पर आओगे तो कितना सच बोल रहे हो, ये इससे तय हो पाएगा। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लीजिए घटना 10 लोगों के साथ हुई और 10 लोग एक साथ थाने में पहुंच गए और 10 लोगों ने एक साथ घटना की सूचना पुलिस ऑफिसर को दी, तो वो क्या 10 एफआईआर दर्ज करें, क्या करें? ऐसी दशा में एसएचओ को विकल्प रहेंगे कि वो उन व्यक्तियों में से जिसके द्वारा दी गई सूचना सबसे क्रेडिबल समझे, सबसे अधिक अच्छी समझे, उसे वो एफआईआर के तौर पर दर्ज कर दे और शेष लोगों को अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति मानकर उनके कथनों को अभिलिखित करें। ठीक है, ये एसएचओ को विकल्प रहेंगे कि अगर उसे एक साथ 10 लोग सूचना देते हैं, ठीक है, तो आपका 173(1)(2) क्या कहता है, यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी गई है, हमें लगता है सूचना इन्होंने नहीं लिखा, इधर अंग्रेजी में देखने, अच्छा वो तो डैश लगा हुआ है ना, तो इसलिए पढ़ी जाएगी, ठीक है। या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को दी गई है, दी जा सकेगी, और यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध कर ली जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी गई, आपने ईमेल कर दिया, फैक्स से दे दी, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा आपने दी है, तो जिस दिन आपने दी उससे 3 दिन के भीतर आप थाने जाएंगे और जो उसकी हार्ड कॉपी होगी उस पर अपने सिग्नेचर बनाएंगे, और जब आप बना देंगे तो वो लेखबद्ध कर ली जाएगी। क्योंकि ये तय होना चाहिए कि जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बाहर आया है वो वाकई किसी ने दिया है और सीरियसली दिया है, ठीक है। क्योंकि एफआईआर ये क्या है, ये एक शिकायत भी है। एफआईआर तथ्यों का नरेशन नहीं है। कल हमने आपसे बात की थी कि घटना का विवरण देना, घटना का वर्णन करना ये अलग बात है, और घटना की एफआईआर कराना ये दूसरी बात है। घटना का विवरण और वर्णन पान के दुकान पर खड़े लोग ये भी दे रहे होते हैं, लेकिन वो एफआईआर नहीं है। पान की दुकान पर खड़े 4 लोग किसी घटना के संबंध में चर्चा कर रहे थे, पुलिस ऑफिसर ने भी सुन लिया, ये सूचना नहीं है संज्ञेय अपराध के संबंध में। सूचना एक विशेष प्रकार का काम है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, और विशेष प्रकार का काम है, इसका मतलब यह हुआ कि एक विशेष प्रकार का कंडक्ट है, यह एक विशेष प्रकार का आचरण है, और इस आचरण में शब्दों का प्रयोग यह भी होता है, और साथ में मना स्थिति यह भी इन्वॉल्व रहती है कि इन शब्दों के माध्यम से हम जिस व्यक्ति को आरोपित कर रहे हैं उसके विरुद्ध विचारण की प्रक्रिया चलनी चाहिए, आपराधिक विधि को मोशन में आना चाहिए। यह हमारे मन की दशा भी शामिल होती है जब हम एफआईआर लिखाते हैं,
और वो लोग जो पान की दुकान पर चर्चा कर रहे हैं वे भी आपराधिक घटना की ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनके मन की यह विशेष स्थिति नहीं है, इसीलिए उनके कथन साक्ष्य नहीं है। लेकिन एफआईआर ये साक्ष्य का भाग है, और एफआईआर में लिखे कथन धारा 8, ठीक है, जो अब बदल गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। धारा 8 क्या कहती थी कि पक्षकारों का आचरण जो विवादित तथ्यों से प्रभावित है या विवादित तथ्यों को प्रभावित करता है वो साक्ष्य का भाग है। और एफआईआर क्या है? विवादित तथ्यों से प्रभावित होकर लिखाई गई एक सूचना। आपको किसी ने मारा है ना, मारना फैक्ट इन डिस्प्यूट है, वो कहता नहीं मारा, आप कहते हो मारा, तो आपका ये जो एफआईआर लिखाने का आचरण है ये कैसा है? विवादित तथ्यों से प्रभावित है, इसलिए धारा 8 में भी सुसंगत है। हम ये नहीं कह रहे केवल धारा 8 में सुसंगत है, लेकिन धारा 8 में भी सुसंगत है। हम आपको ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एफआईआर ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बहुत सारे उपबंधों में ग्राह्य होगी, उनमें धारा 8 भी है। पुराने एविडेंस एक्ट की कोर्ट की है, अब शायद 6 हो गई है, ठीक है, तो उसमें भी ग्राह्य है। यानी एफआईआर महत्व की चीज है, और चूंकि एफआईआर महत्व की चीज है साक्ष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उसको शुद्ध रखने का प्रयत्न यह हो रहा है। मौखिक दी गई तो लेखबद्ध करिए, पढ़कर सुनाइए, लिखित रूप से दी गई तो हस्ताक्षर बनवाइए, मौखिक दी गई तो भी पढ़कर सुनाने के बाद हस्ताक्षर बनाइए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आइए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आइए, तो लिखी नहीं जाएगी जब तक कि हार्ड कॉपी पर आकर संबंधित व्यक्ति दस्तखत न बना दे। क्या पता उसने क्या बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सबको चलानी आती होंगी ये भी जरूरी नहीं। हम में से कितने लोग ईमेल कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते, हमें आता ही नहीं, जबकि हम तो ठीक है उस ग्रामीण पृष्ठभूमि के आदमी से तो कम से कम ज्यादा ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में जानते हैं जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है। वो जनसेवा केंद्र से ठीक है लिखवाएगा। अब जनसेवा केंद्र वाला क्या लिख देगा? ईश्वर मालिक। तो जब वो आएगा खाने तब कम से कम उसे पढ़वा कर देख लेगा कि वही है या नहीं, उससे कम तो नहीं, उससे ज्यादा तो नहीं। जब दस्तखत करेगा तो मामला आगे बढ़ जाएगा। यानी शुद्धता सुनिश्चित करना यह कानून का प्रयास है, और ये दोनों के हक में है, अभियुक्त के भी और वादी के भी। इसलिए यहां एफआईआर को शुद्ध रखने का प्रयत्न है, क्योंकि एफआईआर की जो एविडेंटरी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मीनिंग देयर बाय कई सेक्शन आप देखेंगे एविडेंस एक्ट के जिनमें वो ग्राह्य होगी, उस पर चर्चा करेंगे। अभी तो हम इसी पर बात कर रहे हैं। आगे क्या कहता है? और उसका सार, ठीक है, और उसका सार यानी एफआईआर ये अलग लिखी जाएगी, एफआईआर अलग लिखी जाएगी, और एफआईआर का जो सार है ये ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियमों द्वारा विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा। इत्तिला का सार, इत्तिला अलग लिख गई और इत्तिला पूरी लिखी जाएगी, शब्दशः लिखी जाएगी, लेकिन इत्तिला का सार यानी सबस्टेंस उस पुस्तक में प्रविष्ट किया जाएगा जो पुस्तक राज्य सरकार ने इस निमित्त थानों में रखी है, और उस तरह प्रविष्ट किया जाएगा जिस तरह प्रविष्ट किया जाना राज्य सरकार ने नियमों द्वारा बताया है। राज्य सरकार ने ये नियम कहां बनाए हैं? पुलिस रेगुलेशन नियम 44, उसमें उन्होंने ये बताया है राज्य सरकार ने कि ये जो इत्तिला का सार है ये राज्य सरकार द्वारा लिखी गई रखी गई पुस्तक में कैसे प्रविष्ट होगा। और नियम बनाने की ताकत राज्य सरकार को इस संबंध में किसने दी? इंडियन पुलिस एक्ट ने।
जो 1860 का है, ठीक है ना। और इस पुस्तक का नाम क्या है, इसी को थाने की जनरल डायरी, जीडी, रोज नामचा आम, ये नाम दिए जाते हैं, इन नामों से पुकारा जाता है। इसीलिए कचहरी में क्या होता है, एफआईआर अलग होती है और जीडी कायमी अलग होती है। ये जीडी कायमी है, ठीक है ना। इसे कायमी जीडी कहते हैं। कायमी जीडी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी से अभियोग कायम हुआ, ठीक है। एफआईआर आपको अलग दिखाई देती है और ये अलग। एफआईआर शब्दशः होगी, एफआईआर में एक भी शब्द का बदलाव ये नहीं होगा। और एफआईआर जो वहां कही जाती, वहां कहते हैं चिक एफआईआर, ठीक है। एफआईआर की चिक बोलते हैं, वो जो रखी होती है सामने एफआईआर के तौर पर, उसे चिक बोलते हैं और इसे जीडी कायमी बोलते हैं। ये जीडी कायमी 3 प्रतियों में तैयार होती, क्यों, क्योंकि ऐसा ही नियमों में विहित किया गया है। कहा, कौन से नियम में, 44 में। उसकी मूल प्रति उसी में रहेगी और एक साथ कार्बन लगाकर 2 प्रतियां उसकी और बनेंगी, एक थाने में रहेगी और एक मामले के विवेचक के द्वारा जो केस डायरी तैयार होगी, अंतर्गत धारा 172 सीआरपीसी और आप 19 जोड़ के 172, 1082, 191 बीएनएसएस, उसमें लगाकर अदालत को भेजी जाएगी, क्योंकि उसमें भी समय का उल्लेख होगा। ये तय हो पाएगा कि एफआईआर किस समय आपने दर्ज की, ठीक है। क्योंकि इधर आप एफआईआर दर्ज करेंगे और तत्काल उसका सार ऐसी पुस्तक में प्रविष्ट करेंगे जो राज्य सरकार ने इस निमित्त थानों में रखी है, और उन नियमों के मुताबिक प्रविष्ट करेंगे जो नियम राज्य सरकार ने इस निमित्त बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, आगे कहता, परंतु यदि किसी महिला द्वारा, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 64, धारा 65, 66, ये वो धाराएं हैं जो पहले 354 ए बी सी डी, 376 ए बी सी डी ये कहलाती थी, वो सारे सेक्शन ये हैं, ठीक है ना। तो अगर, परंतु यदि किसी महिला द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की ये धाराएं, ठीक है, और बाकी जो ये जो लिखी है 124, ये एसिड अटैक की धाराएं हैं, जो पहले कितनी थी, 126 ए और 126 बी, यही तो थी, यही थी ना। हाँ सॉरी, 126 बोल गए, 326 ए और 326 बी, यही थी ना, ठीक है ना। तो आपका उनके किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न किए जाने का भी कथन किया गया है, कोई इत्तिला दी जाती तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी महिला अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। और महिला अधिकारी कौन हो सकती है, प्राइमरी स्कूल की टीचर भी महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी। अभी पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं हैं कि हर थानों में महिला पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, नहीं है, बहुत जगह नहीं, लेकिन महिला अधिकारी ये तो मिली जाएगी। अरे कोई नहीं मिलेगा तो प्राइमरी स्कूल की टीचर तो कोई वहां पर रह रही होगी, उसमें महिला अधिकारी कहा, महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी, इसके द्वारा लिखी जाएगी, ठीक है ना। परंतु यह और की, यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता कि इन धाराओं के अंतर्गत अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इप्सा करता है, निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति किसी दुभाषीय या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी, क्योंकि स्वस्थ महिला के साथ ही ये अपराध हो जरूरी नहीं है, मानसिक रूप से मंदित महिलाओं के साथ भी इस प्रकार के अपराध हो सकते हैं। अब वो तो कुछ बता भी नहीं पाएंगे, और हमने ऐसी महिलाओं के भी एविडेंस कराए हैं
ठीक है, अभी कराया एक लड़की का, ठीक है, मानसिक रूप संबंधित। तो फिर विशेष प्रबोधक रहते हैं यहाँ शिक्षा विभाग में, जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स होते हैं, उनके पास स्पेशल डिप्लोमे होते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि वो जो इशारा कर रही है उसका मतलब क्या है, और वो हमारे प्रश्न को सुनकर उसे बता सकते हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं, और उस ढंग से वो जो इशारे करती है उस हिसाब से उसका एविडेंस रिकॉर्ड होता है। या भी होता है, हमने कराए। तो अगर मानसिक रूप से निःशक्त या शारीरिक तौर पर विकलांग आदि व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है उपरोक्त धाराओं में अपराध, तो फिर उसको रिपोर्ट करने की जो इच्छा रखता है उस व्यक्ति के निवास स्थान पर, यानी फिर थाने नहीं आना है उसको, पुलिस ऑफिसर उसके घर जाएगा और घर पर जाकर रिकॉर्ड होगा। और रिकॉर्ड करते समय अगर जरूरत है किसी दुभाषीय की, मानिए बंगाल की कोई महिला है, यहां उसके साथ ऐसा हो गया, और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, बंगाली के अलावा कुछ जानती नहीं। हमारी कोर्ट में एक बार यह भी था झंझट, बंगाली महिला, अब बंगाल की महिला, अब वो भी ग्रामीण क्षेत्र की, अक्सर लोग गांव से खरीद लाते हैं, बंगाल से खरीद के महिलाएं आती हैं ना, यहां लोग लाते हैं, फिर उनके साथ बदतमीजियां करते हैं, तो वो रिपोर्ट हुई। अब वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की महिला, अब बंगाली के अलावा कुछ जानती नहीं, ना बंगाली हमें आती, ना जज साहब को आती, ना पेशकार को आती, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड हो। फिर एक बंगाली वकील साहब बताए गए कि पीलीभीत में है, उन्हें सम्मन करवाया, फिर वो विशेष प्रबोधक के तौर पर वहां उपस्थित हुए। फिर हम उससे सवाल कर रहे थे, मतलब हम सवाल कर रहे थे वकील साहब से कि इन्हें ये बताइए, वकील साहब बंगाली में उन्हें बता रहे थे, बंगाली में वो जो उत्तर दे रही थी वो हिंदी में हम लोगों को बता रहे थे, और इसमें शपथ दिलाई जाती कि आप वही बताएंगे। अगर बाद में ये पा लिया गया कि आपने गड़बड़ किया है तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप दोषी हैं, ठीक है। तो विशेष प्रबोधक या दुभाषिया की भी जरूरत हो सकती है और विशेष प्रबोधक की भी जरूरत हो सकती है। अच्छा, आगे कहता है ऐसी इत्तला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म ये तैयार होगी ताकि शुद्ध रहे मामला, शुद्ध रहे। एफआईआर लिख रही है, ठीक है ना, तो वीडियो फिल्म तैयार होगी। अगर इस तरह से एफआईआर दर्ज हो रही है तो वीडियो फिल्म, ताकि ये तय हो सके भाई ठीक है आप झूठ बोलोगे, और लोग भी तो बंगाली जानते हैं, और लोग भी तो हैं, फिर तय होगा, फिर आप भी परिणाम देखोगे, ठीक है। और कहता है पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 183 की उपधारा 6 के खंड का के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित कराया जाएगा। ये नया आ गया, ये नया आया, यानी मानसिक रूप से संबंधित व्यक्ति के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो 183 जो पिछला कितना 164, उसके अंतर्गत स्टेटमेंट उस व्यक्ति का यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित कराया जाएगा। और कैसे, उपरोक्त रीति से, क्योंकि मजिस्ट्रेट भी कैसे समझेगा उसकी बात, तो उपरोक्त रीति से, यानी विशेष प्रबोधक या दुभाषिया, इनके द्वारा रिकॉर्ड कराया जाएगा। अब फिर उसने एफआईआर की शुद्धता सुनिश्चित करने की कोशिश की है और क्या कहा, उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि इत्तिला देने वाले या पीड़ित को तत्काल निशुल्क दी जाएगी। यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास है कि जो उसने बोला वही लिखा गया। अगर थाने में डरा धमका भी लिया तो आपको कॉपी दी है, ठीक है, कॉपी मिली है, आप शिकायत करो उच्चाधिकारियों से, ठीक है। आप अगर ऐसा करते हो तो वे तथ्य हैं जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के पुनः हैं या स्पष्टीकारक हैं, सेक्शन 9 पिछले एविडेंस एक्ट का और वर्तमान का 7, उसके अंतर्गत वे सारे तथ्य ग्राह्य हो जाएंगे। और किस प्रकार ग्राह्य होंगे ये एविडेंटरी वैल्यू पर बात करेंगे, तब बात करेंगे, लेकिन कॉपी देकर भी एफआईआर की शुद्धता इसको सुनिश्चित करने का प्रयास है, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 और 3 पर बात हम कल करेंगे, क्योंकि अब समय नहीं बच रहा। हम अगर अब 3 पर बात करें तो बात कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए सबसेक्शन 3 पर बात कल करेंगे। लेकिन एक भी बात समझ लें कि एफआईआर पर इतने विस्तार से बात करने से आपको ये
स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हर दृष्टिकोण से एफआईआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो एज ए एडवोकेट आप देखें, एज ए स्टूडेंट देखें, कैसे भी देखें। और इसीलिए हमने इतने विस्तार से सारी बातें बताई हैं, और सबसेक्शन 3 कल हम बताएंगे, और उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि एफआईआर पर अगर सवाल बनना है तो आपको लिखना कैसे है। ठीक है, कल बात करेंगे, देखेंगे।